तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में, जो वीड में यानी कि खरपतवार को रसायन के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। तो देखिएगा, हमने लिखा विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी, यानी कि जो खरपतवार या वीडनाशी, शाकनाशी, हर्बिसाइड, कुछ भी इनको कह सकते हैं, वो क्या था, 2,4-D था। ठीक है दोस्तों, विश्व का पहला कौन सा था, 2,4-D था। हमने फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी आपको पूछा था। ठीक है, चलते हैं। 2,4-D का प्रयोग कुछ पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये 2,4-D का प्रयोग गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पेपर में सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले फसलों, चौड़ी वाली पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और विश्व का पहला क्या, ये कार्बनिक शाकनाशी भी था। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशन हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि रखते हैं। चलते हैं क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। तो देखा, ये बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, जो सेलेक्टिविटी पे है कि किस प्रकार से ये उनको किल करता है, सेलेक्टिव करता है हर्बिसाइड को। तो इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जैसे 2,4-D है, एट्राजिन है। ये क्या करेंगे, ओनली वीड को ही किल करते हैं। समझ रहे हैं क्या करेंगे, जैसे गेहूं के फसलों में चौड़ी खरपतवार हैं, तो उनका प्रयोग 2,4-D के लिए करते हैं, 2,4-D का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, ओनली चौड़ी पत्ती को ही नष्ट करता, समझ रहे हैं आप। 2,4-D क्या करेगा, चौड़ी पत्तियों को ही नष्ट करेगा। तो वो क्या, एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ये, ना कि नैरो, जैसे ये होता है, जैसे नैरोग्रासिस होती है, उनको नष्ट नहीं करेगा, ओनली चौड़ी पत्तियों को ही नष्ट करेगा। एट्राजिन हो गया, ये सब चीज़ें इस सेलेक्टिव हर्बिसाइड में आती है। ठीक है दोस्तों, ये हम इसलिए बता रहे हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सुन लीजिएगा, और जो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे वो आप नोट कर दीजिएगा। सेकेंड है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, इनका मतलब यह है कि अगर इनको कोई फसल मिले या खरपतवार मिले, हर किसी को ये चपट करके चलते जाएंगे, आगे नष्ट करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, ये इनके लिए क्या है, सभी फसल हो या कुछ भी हो, सभी क्या है, घास ही है, इनको सबको हब्स है, सबको ख़त्म करेंगे। किल ऑल वेजिटेशन लिखा है, किल ऑल वेजिटेशन। देखिए, क्रॉप विद वीड, समझ रहे हैं, क्रॉप विद वीड, जैसे पैराक्वेट, डाइक्वेट। ठीक है, पैराक्वेट का, डाइक्वेट का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई सेलेक्टिव नहीं होते, बस इनको छिड़कते जाइएगा और ये पूरे सबको चपट कर देंगे, फसल को भी और साथ ही साथ खरपतवार को भी। सड़कों के किनारे जितने भी पार्थेनियम होते हैं, इस सबको इस समय पैराक्वेट और डाइक्वेट का ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, क्लासिफिकेशन था वीड का बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी। चलते हैं दोस्तों नैन, अभी इसमें नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के समय के अनुसार किस समय हमें क्या करना चाहिए, वीड नाशी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। कुछ प्लांट क्या होता है, देखिएगा, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि प्री प्लांट अप्लाइड। कुछ खरपतवार ऐसे हैं, फसल बोने से पहले ही हम किसी हर्बिसाइड का यूज कर देते हैं, जैसे फसल बुआई से पहले लिखा हुआ फ्लुक्लोरोलिन, जिसको बेसलिन भी कहा जाता है। ये क्या, इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, और ये क्या, इसका रासायनिक नाम हो गया, फ्लुक्लोरोलिन। ठीक है, सेकंड क्या है, ट्राइफ्लोरोलिन। समझ रहे हैं आप, कुछ क्या होते हैं, कभी पेपर में अगर सिंपल सा पूछ लीजिए कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या, PPI क्या होता है, तो गुड दोस्तों, तो ये होता है फसल बुआई से पहले ही क्या, कोई हर्बिसाइड जिसका हम छिड़काव करते हैं, हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं फसल बोने से पहले ही, उसको प्री प्लांट अप्लाइड कहा जाता है। ठीक है, फ्लुक्लोरोलिन इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। प्री एमरजेंस, ये मतलब फसल तो बो दी लेकिन एमरजेंस नहीं हुआ, अभी तक उसका एमर्ज नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला है कोई भी पार्ट ज़मीन से, तो उस समय हम क्या करेंगे, किसका, एट्राजिन, पेंडिमेथिलिन का प्रयोग या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, प्री एमरजेंस। फसल बो तो दी लेकिन अभी तक एमर्ज नहीं हुआ, फसल तो बुआई कर दी लेकिन बाहर नहीं आया है, तो ये प्री एमरजेंस कहलाता है। कभी कभी सिंपल भी पूछ लिया जाता है कि प्री एमरजेंस होता क्या है। अब चलते हैं पोस्ट एमरजेंस में, यानी कि बुआई के बाद
जब खड़ी फसल होगी उस समय किसका प्रयोग करेंगे, 2,4-D का प्रयोग करेंगे और आइसोप्रोटेरोन का प्रयोग करते हैं। और 2,4-D का चौड़ी पत्तियों के लिए और आइसोप्रोटेरोन गेहूं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी भी है। पेपर में सिंपल सा पूछ लिया जाता है गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, वो होता है आइसोप्रोटेरोन का। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। और आज का टारगेट है एटलीस्ट 300 लाइक तो इस वीडियो में होने ही चाहिए। मोड ऑफ एक्शन में चलते हैं, किस प्रकार से इनका एक्शन है, काम करने का तरीका है खरपतवारनाशी का। जैसे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होता है, ठीक है, यानी कि संपर्क खरपतवारनाशी भी, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, प्रोपानिल, मैंने आपको बताया था अभी पहले कि जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होंगे वो उन्हें कॉन्टैक्ट, ये क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये इसको टच मिला, कोई भी घास मिली या कोई क्रॉप है या कुछ भी चीज़, बस कांटेक्ट करेंगे और वहाँ इसको सीधे जला देंगे, जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट, ठीक है। अब सिस्टमेटिक हर्बिसाइड सेकंड है इसमें, सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड मीन्स जैसे खरपतवार, ये इसमें लिखा खरपतवारों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि ये सिस्टम के अंदर जाएंगे, उनके सिस्टम के अंदर जाने के बाद ये काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे 2,4-D ग्लाइफोसेट हो गया, ये क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर जाके पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे फसल को। जबकि पैराक्वाट और डाइक्वाट ये पूरी फसल को क्या करते हैं, जला देते हैं, फसल को या खरपतवार को क्या है, जला देते हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर में सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन से, पैराक्वाट, डाइक्वाट। और दोस्तों कॉन्टैक्ट के साथ साथ ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि ये एक सेलेक्ट नहीं करते, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड भी है पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। सिस्टमेटिक में 2,4-D और ग्लाइफोसेट, आइसोप्रोटेरोन, ये क्या सिस्टमेटिक के अंदर घुसकर काम करेंगे। चलते हैं थोड़ा इसमें भारत में, देखिएगा भारत में क्या इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड। भाई भारत में देखा पेस्टिसाइड आपको बताते हैं, एक होती है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है दोस्तों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड, यानी कि कीटनाशी और साथ ही साथ फंगस को जो ख़त्म करता है फंगस नाशी, और साथ ही साथ वीड को जो खरपतवार नाशी, इन तीनों को मिलाकर पेस्टिसाइड बनता है, ठीक है। तो इसमें भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फंगस को ख़त्म करने के लिए फंगसनाशी का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में क्या, हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। मैं इसलिए ये बताया क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि इंसेक्टिसाइड भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनमें से कौन से, फॉलो लिख लेंगे, तो इसमें इंसेक्टिसाइड आंसर है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करते हैं इंडिया में, इंसेक्टिसाइड का यूज किया करते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, कुछ हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया जो इम्पोर्टेंट बनते हैं पेपर की दृष्टि से। देखिएगा जैसे प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का क्या किसे कहते हैं, प्री इमरजेंस क्या होता है, पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, ये हमने आपको बखूबी समझा लिया है। बस आपको सुनने का बस तरीका होना चाहिए था, वो हमने आपको बता दिया। चलते हैं दोस्तों कुछ ध्यान में इम्पोर्टेंट से, ये क्या था, केमिकल आपको कंट्रोल हमने आपको बता दिया किस किस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा धान का ब्यूटाक्लोर दिखेगा, धान में क्या होता है, ब्यूटाक्लोर का खरपतवारनाशी होता है। इसमें क्या, जिसको ट्रेड नेम क्या है, मचेट भी कहा जाता है, यानी कि ट्रेड नेम मतलब व्यापारी का नाम मचेट भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोपानिल भी धान की फसल में लगने वाला, स्टाम 34 इसका क्या है, ट्रेड नेम हो गया। 2,4-D है दोस्तों, 2,4-D गेहूँ में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आइसोप्रोटेरोन जो इम्पोर्टेंट है, आइसोप्रोटेरोन जिसको रौनक भी कहा जाता है, कब यूज करते हैं इसको, 20 से 30 दिन आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 20 से 30 दिन बाद इसका प्रयोग करेंगे खरपतवार को नष्ट करने के लिए। और साथ ही साथ सल्फोसल्फ्यूरोन, यह है नेक्स्ट, सल्फोसल्फ्यूरोन जिसको लीडर भी कहा जाता है। लीडर गांव मतलब व्यापारिक नाम, मार्केट में आप जाओगे तो बोलेंगे लीडर दीजिएगा, तो लीडर का मीन्स है कि वो आपको क्या देगा, सल्फोसल्फ्यूरोन देगा, ठीक है। रौनक का मतलब आइसोप्रोटेरोन देगा, ठीक है दोस्तों। हमारा मतलब है आपको समझाने का, आप इनमें से इम्पोर्टेंट हम आपको जो बता रहे हैं वो आप लिखते चले जाइएगा। सोयाबीन में कुछ मतलब जो दालों में लगती है, जैसे एलाक्लोर का यूज़ करते हैं, एलाक्लोर का लासो नाम से भी मार्केट में मिलेगा। फ्लूक्लोरोलिन जिसको बासालिन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट आईएमपी कर लीजिएगा। फ्लूक्लोरोलिन इंपॉर्टेंट है। पेंडिमेथिलिन स्टाम अंकुरण के बाद करते हैं, ठीक है। एमर्जेंट हेफर जिसको हैमर भी कहा जाता है, ये क्या है, कुछ हर्बिसाइड के नाम है।
इसलिए हमने आपको ये कुछ नहीं, कभी कभी पेपर में सिंपल से आ जाएगा और एक इंसेक्टिसाइड का नाम मेलाथियन लिख लेंगे और साथ ही साथ 3 अगर बाय उन्होंने खरपतवारनाशी डाल दिया तो बोल देंगे इनमें से कौन सा आपका लिए हर्बिसाइड है, यानी कि खरपतवारनाशी इनमें से कौन सा है, ठीक है, या फिर लिख दें इंसेक्टिसाइड कौन सा है। तो इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, प्रयोग में होते हैं, लाते हैं खरपतवारनाशी, वो नाम आपको हमने लिस्ट दे दी है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और उनका जो व्यापारी का नाम है ये भी बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिएगा चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और है जैसे विशेषताएं हैं खरपतवार की क्या क्या है। देखा विशेषता क्या है, बीज उत्पादन अधिक करते हैं, गहरी जड़ें होती हैं इनकी, तभी ज़्यादा ये कंपटीशन कर पाते हैं, ज़्यादा दिन तक जीवन क्षमता भी इनकी अधिक होती है, ठीक है, अधिक जीवन मिमिक्री वीडियो दिए क्या फसलों की तरह ही दिखते हैं। जैसे गेहूँ में आप लोग सभी लोग जानते हैं फेलरिस माइनर लगता है गेहूँ में, तो वो सेम क्या लगता है, जब शुरुआत स्टेज होती है तो सेम दिखता है, गेहूँ के बीज पौधे की तरह ही दिखता है, ठीक है, तो वो क्या मिमिक्री वीड में आता है, शीघ्र जल्दी वृद्धि कर लेता है, ये कुछ इसकी खरपतवारों की विशेषता है जिसकी वजह से ये कहीं भी उग जाते हैं। प्रवर्धन की बात करें, प्रोपगेशन की इम्पोर्टेंट हमने बताया, मोथा क्या ट्यूबर होता है, ट्यूब नीचे बल्ब की तरह बनता है, तो उससे क्या एक जगह से दूसरी जगह ये लग जाता है। दूब घास की बात करें तो रनर या स्टोलन भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वानस्पतिक प्रवर्धन था आप लोगों के लिए, विशेषता हमने आपको बता दी। ये इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें, कोई ज़रूर नहीं कि आप लोग सब क्या रट्टा मार के जाएं, बेसिक होगा थोड़ा आप पेपर में क्या करेंगे, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बाय द वे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा के उस पेपर को निकाल सकते हैं, ठीक है। रटने के लिए तो मैं डायरेक्ट बता देता, मोथा ट्यूबर से प्रवर्धन किया जाता है, दूब घास रनर से प्रवर्धन, ये क्या एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक जगह पौधे से लगाने की एक विधि है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको रट गया मत, समझने की कोशिश करेगा जितना हो सके। चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें गाजर घास, कांग्रेस ग्रास या जिसको क्या बॉटनिकल नेम क्या है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ठीक है, याद रखिए गाजर घास जी। इसलिए कुछ 2-4 वीड ऐसे हैं जो पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं, जैसे पार्थेनियम हिस्टोफोरस, कांग्रेस ग्रास पूछ लिया जाता है, गेहूँ में सबसे ज़्यादा गेहूँ का मामा लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये क्या है में हिस्टोफोरस के बीज व पत्तियों, बीज यानी कि इसका मतलब है सीड व पत्तियों को छूने से एलर्जी होती है। अगर आएगा एलर्जी वाला कौन सा खरपतवार है तो दोस्तों लिख लीजिएगा पार्थेनियम हिस्टोफोरस, इसके बीज से और पत्तियों को छूने से क्या एलर्जी हो जाती है। जबकि सत्यानाशी की बात करते हैं, सत्यानाशी का ये क्या नाम है बॉटनिकल नेम, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है, अंधापन हो जाता है, इसके बीज से अंधापन हो जाता है, ड्रोपी डिजीज़, ठीक है दोस्तों, इससे क्या अंधापन होगा सत्यानाशी से, ठीक है, सरसों के बीज की तरह होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। चलते हैं थोड़ा एलोलोपैथी किसे कहा जाता है, ये पेपर की दृष्टि से एलोलोपैथी किसे कहा जाता है। देखिए खरपतवार की जड़ों से क्या होता है, केमिकल रसायन खरपतवार छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है इन क्रॉप के बीच में और खरपतवार के बीच में कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स इत्यादि के लिए, तो ये विषैली छोड़ेगा, कुछ रसायन छोड़ेगा, जिससे क्या हो जाए ऑटोमेटिकली जो मेन क्रॉप होगी, जो मेन फसल होगी, उसका जड़ें नष्ट हो जाती है। चलेगा दोस्तों, फेलरिस माइनर गेहूँ सा जिसको कहा जाता है या मंडूसी भी कहा जाता है, गेहूं का मामा भी कहा जाता है और गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। कभी कभी पेपर में सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि गुल्ली डंडा किसे कहा जाता है, तो वो फेलरिस माइनर को ही कहा जाता है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फेलरिस माइनर का 1000 सीड का वेट कितना ग्राम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे कि फेलरिस माइनर का कितने ग्राम सीड होता है 1000 बीजों का वजन। चलेगा दोस्तों, फेलरिस माइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गेहूँ में इसको मिमिक्री वीड भी कहा जाता है। तो सेम गेहूं की तरह दिखता है इनिशियल स्टेज में और बहुत ही ज़्यादा बीज सीड प्रोडक्शन करता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा नॉक्सियस बीट की यानी कि जो शैतान खरपतवार होते हैं या जो इरिटेट करते हैं काफ़ी, के नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है, जैसे दूब घास हो गया, मोथा हो गया, ये इरिटेट करते हैं, निकलते ही नहीं, साला रनर होता है। क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपना परिवर्तन बहुत ही स्पीड में करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या नॉक्सियस वीड भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जिनका मुश्किल में कंट्रोल करते हैं नॉक्सियस वीड कहा जाता है। फेलरिस माइनर का हमने आपको बता दिया है। क्रॉप बाउंड वीड या परजीवी खरपतवार, ये पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के चलेंगे, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है, रटना है दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों देखिएगा, स्टेम पैरासाइट कुछ होते हैं जो कि तनों पे लगते हैं। ऐसे पैरासाइट जो तनों पे लगेंगे इन्हें स्टेम पैरासाइट वीड कहा जाएगा। ऐसे खरपतवार जो तनों पे लगते हैं, देखिए मुख्य फसल के तने से पानी, पोषण या भोजन के लिए जुड़े रहते हैं। ये क्या करेंगे, जो मेन क्रॉप है उनसे चिपक जाते हैं उनके तनों पे, और वहाँ से इजीली क्या करते हैं, अपना पानी, जो पोषण तत्व, भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, स्टेम पैरासाइट में भी टोटल स्टेम पैरासाइट सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि कौन सा है, यानी कि जो पूर्ण रूप से स्टेम पे निर्भर करता है वो अमरबेल है। ठीक है, जिसको कसुकाटा भी कहा जाता है। ठीक है, सेमी स्टेम जो थोड़ा बहुत ग्रहण क्या भोजन करेगा ग्रहण स्टेम से, अदरवाइज कुछ अपना भी वो अपना खाना भी लेता रहता है। तो लोरेंथस क्या होता है दोस्तों, सेमी स्टेम पैरासाइट। याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम कमी बताते हैं आपको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, अमरबेल है। सेमी स्टेम पैरासाइट कौन सा है, लोरेंथस है। टोटल रूट पैरासाइट है ओरिबैंकी। ये रूट देखा पूरी जड़ से ही अपना खाना ग्रहण करता है ओरिबैंकी। ठीक है, जबकि थोड़ा बहुत ये क्या है, सेमी रूट पैरासाइट क्या, स्ट्राइका क्या है कि थोड़ा बहुत जड़ों से लेता है, मेन क्रॉप के जड़ों से लेगा, और थोड़ा बहुत खुद अपना क्या भोजन का ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप ध्यान रख लीजिएगा। टोटल स्टेम, सेमी स्टेम और टोटल रूट और सेमी रूट, इनके बारे में कौन कौन इसके एग्जाम्पल है ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने आज आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जाके कमेंट करिएगा। ठीक है, समय हम आपका ज़्यादा नहीं लेते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब वीड साइंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और साथ ही साथ वीड के बारे में थोड़ा बेसिक टर्म्स भी आपको बता दिए हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पे होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट किसे कहते हैं थोड़ा हम आपको बता देते हैं, थोड़ा बेसिक हल्का सा। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित, थोड़ा बहुत हम इसमें केमिकल का यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत हम इसमें बायोलॉजिकल भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेटेड सबको लेके, ताकि देखिए अगर केमिकल करेंगे तो फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और साथ ही साथ कुछ अगर कोई वीड क्या होता है, रेजिडुअल इफेक्ट डालता है सॉइल में, यानी कि अपना कुछ प्रभाव छोड़ता है भूमि में, तो वो उनको भी ख़त्म करने की बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज कीटों का प्रबंधन करें, इंटीग्रेटेड वीड, इंटीग्रेटेड पेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।